आज से हम शुरू कर रहे हैं नॉन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की। हमारे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का जो सीरीज़ था वो हम ख़त्म कर चुके हैं और आज से हम नॉन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहला टॉपिक ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन रहने वाला है। हम अपने इस नॉन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हम उसको आपको एक बार सरसरी निगाह से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन टॉपिक का रहने वाला है वो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस। फिर वेस्टर्न मिडवल हिस्टोरियोग्राफी को हम बात के बारे में हम चर्चा करेंगे। अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी इन मिडवल पीरियड। मेन स्ट्रीम वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी इन 19th सेंचुरी। क्लासिकल मार्क्सिस्ट थिंकिंग ऑन हिस्ट्री। वेस्टर्न मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। एनाल्स स्कूल। लोकल ओरल एंड माइक्रो हिस्ट्री। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड हिस्ट्री राइटिंग और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री को हम अपने इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आउट मच ऑफ टाइम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस। तो ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस की जब हम बात करते हैं तो दुनिया भर की हिस्ट्री राइटिंग में ये पहला ऐसा मौका रहता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से हिस्ट्री राइटिंग या इतिहास लिखने की शुरुआत होती है। आज के दौर में अगर आज के हम इस वीडियो की बात करें तो इस हमारे इस पार्टिकुलर टॉपिक में हम 4 ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। इनमें से दो हैं हेरोडोटस और थियोसाइडस, और 2 हैं टैसिटस और लिवी। बाय द वे, एक छोटा सा कॉमन जनरल नॉलेज का वो था पॉइंट था कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। In many ways, the Herodotus and his successor have regarded as a yardstick for measuring other compositions. तो कुल मिला के ये है कि हिस्ट्री अगर प्रिसाइज टर्म की भी अगर बात करें तो ये एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से होता है, ओरिजिन होता है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी। ज़रा हम इसके अगर कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने बताया, हम 4 हिस्टोरियन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपके हेरोडोटस, थियोसाइडस जो कि ग्रीक ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, और लिवी और टैसिटस जो कि रोमन ट्रेडिशन से जुड़े हैं। जो थियोसाइडस और हेरोडोटस है ये अपने जो काम है वो ग्रीक भाषा में लिखते हैं, और लिवी और टैसिटस रोमन लैटिन भाषा में अपने इनकी वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं। टू बी प्रिसाइजली अगर हम और बात करें तो हेरोडोटस जो है ये 484 से 425 ईसा पूर्व के आसपास रहा, और एशिया माइनर की ग्रीक कॉलोनी में इसका जन्म होता है। और एशिया माइनर उस वक्त की अगर बात करें तो आज का एनातोलिया और तुर्की का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका जन्म होता है। लेकिन ये दुनिया भर में ट्रैवल करता है, दुनिया भर में सफ़र करता है, और अपने इस सफ़र के दौरान वो पहले फ़लस्तीन, फिर बेबीलोन, फिर नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तर अफ्रीका, इसके अलावा मिस्र और बाकी के जितने भी भूमध्य सागर के द्वीप हैं वहाँ पे होते हुए और फिर ये मेन लैंड ग्रीस पे कदम रखता है। इसके काम की अगर बात करें तो इसके काम में हमें एथेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से इसके काम में हमें देखने को मिलता है। और इनफैक्ट हमें इसके किताब से ये भी समझने को मिलता है कि एक ऐतिहासिक जीत को इसने अपनी किताब में दर्ज करने का जो काम किया है वो हमें ये समझाता है कि आखिर जो ग्रीक्स है, जो यमन है, उनकी जो जीतने की जो उन्होंने जीत हासिल की थी पर्शियंस पे, वो कितनी ज़्यादा
अहमियत थी। थियोसाइडस की भी अगर हम बात करते हैं तो वो एथेंस से और जुड़ा हुआ बंदा है, और इसकी टाइमलाइन है 460 से 400 BC के आसपास। और वो तो यहाँ तक उसके बारे में तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि वो एथेनियन जनरल माना जाता था। मतलब ये अलग बात है कि वो इतना कामयाब हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी वो एक एथेंस का जनरल कंसीडर किया जाता है। और इसने एक युद्ध था जिसका नाम था पेलोपोनेसियन वॉर, जिसमें एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध होता है, जो कि 30 साल तक ये युद्ध चलता है। उस युद्ध का भी खुद भी हिस्सा रहता है, और उस युद्ध के ऊपर इसका काम भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हेरोडोटस एंड थियोसाइडस वर दस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट हैज़ ऑफन बीन प्रोजेक्टेड एट द क्लासिकल एज इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस इन जनरल एंड एथेंस इन पार्टिकुलर। तो कुल मिला के हेरोडोटस और थियोसाइडस ऐसे इतिहासकार हैं जो कि ग्रीक के इतिहास से काफ़ी ज़्यादा अपने काम में जुड़े हुए हैं। और फिर उसमें भी अगर हम बात करें तो एथेंस को ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इनके कामों से हमें यह भी पता चलता है कि ये अपने दौर के जितने भी दार्शनिक थे या फिर नाटककार थे, जैसे सुकरात हो गए, और नाटककार जैसे एस्चाइलस हो गया, सोफोक्लिस हो गया, यूरिपाइड्स हो गए, इन सारे लोगों का जिक्र अपने किताब में ये लोग करते हैं और बताते हैं कि ये सभी जो लोग थे, ये प्राचीन ग्रीस की जो संस्कृति थी, ये उसको कितने ज़्यादा विकसित कर गई थी उस दौर में। ये अपने किताब में इसका बताते हैं। वहीं अगर बात करें अगर हम टैसीटस और लिवी की, तो ये रोमन एम्पायर से जुड़े हुए थे, यानी ये रोमन साम्राज्य से इनका खास लगाव था। और रोमन साम्राज्य की भी अगर हम बात करें तो ये कुल मिला के 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक बड़ा साम्राज्य था, और लगभग 500 साल चलने वाला एक लंबे समय तक चलने वाला एक काफ़ी बड़ा साम्राज्य, रोमन साम्राज्य यूरोप में एग्जिस्ट करता था। थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बताऊं तो रोमन साम्राज्य अगर बात करें तो एक वहाँ की जो संस्कृति है, अगर यवनों के बाद या फिर यूनान के बाद अगर किसी सभ्यता का वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो वो रोम की सभ्यता का ज़्यादा असर पड़ा है। माना ये तक किया जाता है कि रोम की जो सभ्यता है, वहाँ के जो लोग हैं उनके मन स्थिति में इस तरह बस गई है कि वो हर बार हर चीज़ में रोमन्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करने का एक गर्व महसूस करते हैं। तो खैर उस चीज़ पे मैं भी, हमारा जो अगले टॉपिक रहेगा यानी कि वेस्टर्न मिडवल हिस्टोरियोग्राफी, उस पे हम इस चीज़ को और थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि रोमन सभ्यता आपका या रोमन एम्पायर जो था, रोमन साम्राज्य, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक राजनीतिक सत्ता के रूप में यूरोप में एक बहुत ही ताकतवर संस्था थी। और इससे जुड़े हुए इतिहासकार लिवी और टैसीटस ने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और इनके जो लिखे हैं, इन्होंने जो अपने किताबों में लिखा है, जो मेंशन किया है, वो ग्रेट किंग्स के ग्रेट डीड्स के तौर पे मेंशन किया है। मतलब ये रहते तो अगस्त सीजर या एम्परर अगस्तस के दौर का टाइम लाइन लिखे हैं, और इसमें उन्होंने उनकी जो महान विजय थी, उनकी विजय गाथा इन्होंने अपने कामों में मेंशन किया है। तो अगर हम बात करें लिवी की, तो वो अगस्तस जो रोमन एम्परर था उसका समकालीन था, जो कि 64 BC से 17 CE के आसपास रहता था।
और ये कोई सीनेट का बंदा नहीं था, लेकिन फिर भी ये वहाँ के जो राजनीतिक चीज़ें थी वो, मतलब राजनीतिक संस्था थी, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में इसका काम देखने को मिलता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 142 किताबों में से सिर्फ इसके कुछ ही बच पाई हैं, बाकी 100 से भी ज़्यादा किताबें इसकी समय के साथ नष्ट हो गई हैं। और इनका जो बाद का जो मतलब इनकी जो किताब का वो जो वर्ज़न बचा भी है, उसे बाद के लेखकों ने अपने हिसाब से उसमें लिखा है। तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हो। वहीं टैसीटस की बात करें तो 55 ईस्वी में जन्म, मतलब 55 ईस्वी से 119 ईस्वी तक इसका काम था, मतलब इसका दौर था। और ये जो है इसके काम में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये अपने काम की शुरुआत करता है। मतलब ये अपने काम की जो शुरुआत है वो अगस्तस के टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद, और उसके जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एलाइट हैं उसके जो मामले थे, उसके जो समस्याएं थी, उसको दिखाने से ज़्यादा इसका मामला था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बता दिया है कि हेरोडोटस और थियोसाइडस अपने किताब में या अपने जो काम करते हैं उसमें ज़्यादातर इनका जो काम रहता है वो युद्धों के वर्णन के ऊपर ज़्यादा रहता है। जैसे हेरोडोटस की अगर हम बात करें तो दीज आर द रिसर्चेज ऑफ हेरोडोटस ऑफ हेलिकार्नेसस विच ही पब्लिश इन द होप ऑफ देयर बाय प्रिजर्विंग फ्रॉम डिके ऑफ रिमेम्बर। मतलब ये चाहता है कि जो विजय के लिए, जो जीतने के लिए महान यूनानी राजाओं ने जो किया है उसे ये लोग मतलब हेरोडोटस चाहता था कि लोग हमेशा सदैव याद रखें, ताकि उनके जहन में ये चीज़ रहे कि वो बहुत ज़्यादा भूल ना जाए अपने गौरव को। थियोसाइडस की बात करें तो वो भी अपने जिस युद्ध में उसने हिस्सा लिया था उस युद्ध के बारे में अपने बताता है कि इसको भी लोग भूल न जाएं। वहीं रोमन इतिहासकार लिवी और टैसीटस की बात करें तो वो कहते हैं, वो अपने काम में जो उनके दौर के महान राजा थे उनके महान विजय गाथाओं के बारे में इनकी किताबों में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव हमें इनके उद्देश्य हमें समझ में आते हैं। अब डिफाइनिंग एंड ड्राइंग और सोर्सेज की अगर हम बात करें तो द क्वेश्चन ऑन अथॉरिटीज और सोर्सेज इज समथिंग दैट इज एड्रेस बोथ एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली सम ऑफ द वर्क दैट वी आर कंसिडरिंग। कुछ अगर हम बात करें तो इनके जो कार्य थे वो बहुत हद तक सोर्सेज को आधार बना के देते थे। खासकर हेरोडोटस और थियोसाइडस की बात करें तो वो जो फारसी मतलब आई विटनेस ऑब्जर्वेशन थे या फिर उनके जो भी मत थे वो हेरोडोटस ने अपने किताबों में लिखा है। वहीं पेरोप्लिस द्वार में जो थियोसाइडस के खुद के जो आंखों देखा था, इसके अलावा जो दूसरों से उसने सुना था, उसका भी इसमें अपने किताब में जिक्र करता है। वहीं अगर टैसीटस और लिवी की अगर हम बात करते हैं तो टैसीटस और लिवी जो है वो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि perhaps because such tradition and works of earlier historians such as Polybius could be drawn upon, Livy and Tacitus some seem less overtly concerned about their sources. In the case of Tacitus, we find that his insider status vis-a-vis ruling elite is virtually taken for granted. तो मतलब टैसीटस और लिवी की बात करें तो ये लोग सरकारी जो ऑफिशियल सोर्सेज होते थे उसको सोर्स बना के अपना इतिहास लिखते थे।
अब स्टाइल की बात करें तो ऑथर्स अंडर कंसिडरेशन एविडेंटली रोट फॉर एन इलाइट लिटरेट ऑडियंस ऑल्दो सम ऑफ देयर कंपोजिशन मे हैव डिसेमिनेटेड ओरली एज वेल. Virtually every sentence was carefully crafted with consummate skill that often survive even in translation. तो बेसिकली जो इतिहास लिखा जाता था वो आम जनों के लिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये चाहते थे कि जो राजा थे, जो इनकी पीढ़ियाँ थी, आने वाली नस्लें थीं, ये लोग अपने महान राजाओं के जो भी अच्छे काम थे उनको भूले ना. तो ये इन दोनों ने जो ग्रीक राइटर्स थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे, इनके काम में हमें ज़्यादातर एक इलाइट लैंग्वेज में एक इलाइटिज़म देखने को मिलता है. और लिटरेट ऑडियंस जो रहती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनके लिए ये लिखा गया था, ना कि सभी जनों के लिए, क्योंकि ये सभी जनों को बराबर नहीं मानते थे. वहीं अगर हम बात करें टैसिटस और लिवी की, यानी कि तो ये लोग जो है इनके हिस्ट्री के अगर खासकर बात करें तो ग्राफिक समरी इन हिस्ट्री विच वेन ही मतलब ये समरी के रूप में अपनी हिस्ट्री प्रोवाइड करते थे. फिर अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट एंड प्रोसेसेस. अब मोस्ट एम्पेरेंटली कंसर्न ऑफ दीज अर्ली हिस्टोरियन वॉज द प्रोवाइडिंग details narrative of what they regarded as central event. Rarely do they pause in their relentless sequencing of events to speculate on whys. तो इन इतिहासकारों के सबसे बड़े समस्या ये थी कि ये लोग अपने जो इतिहास लिखते थे वो नैरेटिव या इवेंट बेस्ड ज़्यादा था. मतलब इन्हें जो घटना होती थी पहले, उन घटनाओं को फोकस में लेके ज़्यादा ये लोग अपने इतिहास लिखते थे. कभी कभी ये इनके कामों में हमें देखने को मिलता है कि ये क्यों की तरफ इनका कभी कभी फोकस होता था. इवेंट्स आर केयरफुली लोकेटेड इन स्पेस एंड टाइम, बट बियॉन्ड दैट देयर इज लिटिल ऑब्वियस रिफ्लेक्शन ऑन ए वाई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ इवेंट ऑकर. तो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो घटनाएं होती थी उनको समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से इसको प्लेस किया जाता था. और इसमें बहुत ही कम गुंजाइश होती थी कि जो इवेंट होते थे उनको उनके लिए क्यों का जवाब तलाशा जाए. येट इट इज़ पॉसिबल टू डिसर्न द पर्सपेक्टिव दैट शेप्ड द नैरेटिव. On the one hand, beyond the immediate milieu and its political exigencies, the author worked with range of ideas that were probably shared by most literate men of their times. मतलब कुल मिला के ये है कि इनके लिखने का मकसद ये होता था कि beyond the immediate milieu and its political exigencies, the author worked with range of ideas that were probably shared by most literate men of the time. मतलब इनके जो काम होते थे उनमें इन्हीं आइडियाज़ को, उन्हें आइडियोलॉजीज को मेंशन किया जाता था जो उस वक्त के जो संभ्रांत और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे, उनके जो आइडियाज़ थे. तो ये सारी चीज़ें हमें इनके समझ में आती है कि ये अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस ये कैसे चलता था इनके दौर में. फिर अगर हम बात करें इनफैक्ट वुमेन्स एंड देयर इम्प्लीकेशन इज ट्रू अक्रॉस द पेजेस ऑफ हिज नैरेटिव. तो कभी कभी ये भी होता था कि जो उस वक्त के जो मतलब ओरेकल होते थे या भविष्यवक्ता होते थे, वो कुछ बोल देते थे, कुछ श्राप दे देते थे या फिर कुछ भविष्यवाणी कर देते थे. तो उनके जो इस तरह की बातें होती थी उनका क्या असर होता था वो भी नैरेटिव बिल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा असर करता था. तो अदर ऑथर such as Thucydides noted spectacular occurrence without comment. For instance, he mentioned the eruption of volcanic mountain Etna in Sicily but makes no attempt to correlate with contemporary event. तो
ये सारी चीज़ें थी कि ये कुछ मिसलेनियस चीज़ों को मेंशन करते हैं, लेकिन उसका कोई आसपास की चीज़ों से क्या इवेंट उस मतलब क्या चीज़ असर हो, क्या उसका रिलेशन है, उसका जिक्र नहीं करते। तो अगर हम बात करें तो इंडीड among the wisest of the ancient and among their disciples you will find conflicting theories, many holding the conviction that heaven does not concern itself with the beginning of end of our life। मतलब कुल मिला के ये है कि उस वक्त भी जब इतिहास लेखन शुरू हुआ था तो उस वक्त भी लोगों के अंदर एक जब इतिहास लिखते थे वो एक कन्फ्लिक्टिंग ऑफ आइडियाज चलते रहते थे कि मतलब एक समान रूप से जिसे हम कहते हैं कि एक मतैक्य नहीं बन पाता था उस टाइम पे। तो मतैक्य न बन पाने की वजह से ही लोग मतलब यहाँ पे हमें वेरिएशंस ऑफ वर्जन्स ऑफ वेरियस वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने ख़त्म कर दिया आज अपना ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो वेस्टर्न मिडवल हिस्टोरियोग्राफी रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।